नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आसिफ राशिद। और अगले 40 मिनट तक कौन कौन सी खबरें आप हमारे साथ देखने वाले हैं वो जल्दी से आपको दिखाते चलिए। देखिए किस तरह से इस वक्त देश के अंदर हालात बने हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत से आपको सबसे पहले खबर दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका के अंदर भी इस वक्त गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो बड़ी अपडेट आपको पहली खबर अमेरिका से दिखाएंगे, जहां पर अमेरिका के रोड आइलैंड में गोलाबारी हुई है और कैसे अफरा तफरी मच गई, कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं, किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त वहां पर बनी हुई हैं, ये खबर आपको दिखाएं। साथ साथ न्यूज रूम लाइव में हम जरा आपको बाकी खबरों की तरफ भी ले चलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान और खुद को एप्स्टीन फाइल्स विवाद से अलग करने की कोशिश की। और जब से ये विवाद शुरू हुआ है एप्स्टीन फाइल्स का, कुछ फाइलें लॉ डिपार्टमेंट, कुछ जस्टिस डिपार्टमेंट ने अमेरिका ने खोली है, तो उसके बाद ट्रंप का नाम भी जोड़ा जा रहा था। कई जगहों पर नाम है, लेकिन पहली बार आधिकारिक रूप से जब वो अपने विमान में मीडिया से बात कर रहे थे तो इस पर सफाई और खुद को बचाते हुए ट्रंप नजर आए। पूरी बात क्या है, मामला क्या है, थोड़ी देर में पूरी खबर के साथ समझेंगे। उसके बाद आपको लिए चलेंगे मुंबई, और वहां पर भारत के दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंच गए हैं और किन किन समझौतों को लेकर बातचीत होगी, राफेल डील को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है, ये भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि देश और दुनिया के अंदर हालात किस तरह से बने हुए ये जानना जरूरी है। और भारत इस वक्त तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है और दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं, लेकिन भारत के दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। मुलाकात को लेकर क्या अपडेट है ये भी दिखाएंगे। देश के सबसे बड़े सूबों में से एक, बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश भी आपको ले चलेंगे। बजट का सत्र चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने के प्रयास और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में है। एक तरफ जहां सरकार बुलडोजर एक्शन कर रही है, जिनके मुताबिक ये सही कार्रवाई है, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी कभी कभार जरूरत पड़ी है, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और आज सेक्रेटरीट घेराव और दूसरी तरफ विधानसभा घेराव का भी प्लान बनाया गया है। लेकिन क्या ये सफल हो पाएगा? और इस राजनीतिक पहलू या दूसरी तरफ पॉलिटिकल मोटिवेशन के बीच इस तरह के कार्यक्रम क्या पार्टी के दृष्टिकोण से सही है? थोड़ी देर में पूरी खबर लखनऊ से आपके सामने। उसके बाद आपको लिए चलेंगे हरियाणा, और हरियाणा की पलवल में शायनसा में 7 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन फिलहाल हालात इस वक्त क्या कुछ बने हुए हैं, क्योंकि हरियाणा की सरकार लगातार ये ऐलान कर रही है कि आम जनता की भलाई के लिए काम किए जा रहे हैं और अगर छुटपुट घटनाएं हो भी रही हैं तो उस पर कार्रवाई को तेज किया गया है। लेकिन पलवल की शायनसा में 7 लोगों की मौत हुई है, ये अपडेट के साथ आपके साथ रखेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही न्यूज रूम लाइव की। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के रोड आइलैंड में बड़ी गोलाबारी हुई है, जहां पर आप देखिए 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। ये बड़ी अपडेट है, जहां पर आइस हॉकी रिंग में गेम के दौरान ये बड़ी गोली वहां पर चलने की खबर और गोलाबारी का सिलसिला लगातार जारी है। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आ गया है। तो अमेरिका के रोड आइलैंड में गोलाबारी से 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। आइस हॉकी रिंग में गेम के दौरान यहां पर शूटिंग हुई और गोलाबारी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। लेकिन फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई वहां पर इस वक्त चल रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। ये पहली इस तरह की घटना है कि कहीं पर स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा हो और खिलाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग हो। ये पहली तस्वीर आपके सामने, सीसीटीवी फुटेज आया, लोग खुद को बचाते हुए और जो दर्शक है वो खुद को बचाते हुए नजर आए। स्थानीय पुलिस के मुताबिक मृतकों में हमलावर भी शामिल है और ऐसा लग रहा है कि खुद को उसने गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। लेकिन ये घटना जो कि डेनिस एम लिंच एरिना के अंदर जहां पर हुई है, कई स्कूलों के छात्र जो भागदारी वाला जो हॉकी कार्यक्रम रहता है, आइस हॉकी के बड़े शौकीन हैं, उस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे थे। इस बीच एक हमलावर अंदर दाखिल होता है, प्लेयर्स पर फायरिंग शुरू कर देता है और उनके जो अभिभावक है वो भी मौजूद थे, जिससे अफरा तफरी मची। बाहर भी कुछ लोग जान बचाते हुए नजर आए। गोलियों की गनगरज के बीच ये पूरा इलाका दहलाया गया, खून खराबा हुआ। और अमेरिका के अंदर वैसे तो हर दूसरे तीसरे हफ्ते में कहीं पर मास शूटिंग या कहीं पर भी कोई व्यक्ति जहां पर गन लाइसेंस लेना या इस कल्चर को बहुत आसान समझा जाता है, कहीं पर भी फायरिंग की कोई घटना होती है। लेकिन खेल के किसी कार्यक्रम में, किसी इवेंट में इस तरीके से निशाना बनाया गया, ये इस तरह का पहला कार्यक्रम है। और जो लोग मारे गए हैं उनमें एक बच्ची भी शामिल है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली लगने से घायल 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक ये पता नहीं लग सका है कि हमलावर ने फायरिंग क्यों की, उसकी क्या मंशा थी, इसके पीछे क्या मकसद था। दूसरी तरफ पावकेट पुलिस प्रमुख टीना गैंगस्लॉव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में किया गया। लेकिन स्कूलों ने पुष्टि की है कि उनके सभी छात्र सुरक्षित हैं। परिवारों से मिलाने वाले जो बाकी लोग इस व्यवस्था का हिस्सा थे वो भी बच गए। कुल मिलाकर इस हिस्से में लगभग 75,000 लोगों का ये शहर माना जाता है, जहां पर एक बड़े इवेंट को टारगेट किया गया, हिस्सा बनाया गया उस इलाके के अंदर। वहां निशाना बने जहां पीछे से ये गोलीबारी वहां पर चली है, तो जाहिर तौर पर आप देखिए इस वक्त परिस्थितियां
बहुत तरीके से सेंसिटिव बन चुकी है। आगे बढ़ जाते एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर एप्स्टाइन मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान जारी किया है और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि इससे तो मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया और कहा गया कि जेफरी एप्स्टाइन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे एप्स्टाइन मामले में पूरी तरह से बरी किया गया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, मुझे बरी कर दिया गया है और जेफरी एप्स्टाइन से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे एप्स्टाइन के मामले में पूरी तरह से बरी कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एप्स्टाइन मुद्दे को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब आज मीडिया से बातचीत की है तो उस दौरान उन्होंने अपनी सफाई को सामने रखा कि एप्स्टाइन को मेरे साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुझे बरी कर दिया गया है, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। Nothing to hide. I've been exonerated. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. They went in hoping that they'd find it and found just the opposite. I've been totally exonerated. In fact, Jeffrey Epstein was fighting that I don't get elected with some author, a sleazebag, by the way. And I've been totally exonerated. No, they're getting pulled in, and that's their problem. I don't know. They're going to have to see what happens. But I watched her in Munich, and she seriously has Trump derangement syndrome. Do you think she should publicly testify? You know, I've been totally exonerated on Epstein, and it's really interesting because they've been pulled in. Think of it, they've been pulled in. विवाद में पहला स्टेटमेंट आलोचकों के निशाने पर ट्रंप थे। पहला जवाब उनका आया है कि उनका कोई लेना देना नहीं। हालांकि जहां उनका बार बार जिक्र इस फाइल में हुआ है, किसी अपराध या किसी यौन उत्पीड़न के जो आरोप थे उसमें ट्रंप का नाम नहीं जुड़ा है, लेकिन बार बार उनका जिक्र हुआ कि वो इस बार मिले उस आइलैंड पर जहां बार बार एप्स्टाइन बैठा करते थे अपने साथियों के साथ, इसलिए वो सवालों के घेरे में भी आए थे। आगे बढ़ेंगे, बात अब जरा बांग्लादेश की भी करते हैं। बांग्लादेश में आज नई सरकार जिम्मेदारी संभालने जा रही है और आज पीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जहां पर तारिक रहमान तकरीबन 35 वर्षों के बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री देश के अंदर जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन एक लंबे समय के बाद बीएनपी वापस सत्ता में लौटी है और तमाम आसपास के देशों को आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जो दिल्ली के अंदर और मुंबई में व्यस्त हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन शुरुआत एक अच्छी कहेंगे कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो भारत की तरफ से इस बार वहां पहुंच रहे हैं। पहले खबरें थी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जा सकते हैं, लेकिन 20 साल बाद तारिक रहमान की जब सत्ता में वापसी हुई, बीएनपी एक हैवी मार्जिन के साथ 200 प्लस सीटें उन्होंने जीती और वापस वो लौटे हैं। आज बीएनपी को एकजुट करने के बाद, चुनाव में जीत के बाद कुर्सी पर बैठकर देश को चलाने का और नेतृत्व को उनके नेतृत्व में सरकार चलाने का पहला और बड़ा मौका तारिक रहमान के पास है। बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री या जो आज जिम्मेदारी संभालेंगे, जिनकी तस्वीर आपके सामने है, जो तकरीबन 60 साल के, और कहा जाता है कि जब ये 4 साल के थे पहली बार इनको जेल भेजा गया। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और खालिदा जिया के बेटे हैं। मां इनकी जो प्रधानमंत्री रही, कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ। 2018 में राजनीतिक पार्टी बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसके कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाए गए। 2024 में जब तख्ता उल्टा तो उसके बाद तकरीबन 50 से अधिक उन पर मुकदमे दर्ज थे जो शेख हसीना की सरकार ने, अवामी लीग ने उन पर लगाए थे, वो वापस लिए गए। 35 साल बाद बांग्लादेश को पुरुष प्रधानमंत्री मिलेगा, क्योंकि खालिदा जिया और उसके बाद शेख हसीना 30 से 32 वर्षों तक सरकारें चलाती रहीं और बार बार हार जीत के बाद यही जिम्मेदारी अपने अपने देशों के अंदर संभालती थी। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि तमाम आसपास के देशों को, जिसमें 2 देश छोड़ दिए गए, जिसमें म्यांमार एक है, अफगानिस्तान 2 है, जो आज कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जहां के मेहमान होंगे। इसके अलावा यूरोप से कुछ और चीन को भी आज के जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें आमंत्रित किया गया। आशा, लेकिन फिलहाल बताते चले कि 17 देशों के अमेरिकी नुमाइंदों को वहां पर बुलाया गया है। रवि अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन अब परिस्थितियां किस तरह से बनेगी भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि टैरिफ वॉर लगातार चल रही है और कांग्रेस पार्टी भी घेरने की कोशिश कर रही है कि 0% टैक्स जो है वो बांग्लादेश पर लगा दिया गया अमेरिका की तरफ से और 18% भारत पर लगा दिया गया है। लेकिन इस मुलाकात के बाद जब ओम बिरला वहां पर पहुंचते हैं तो परिस्थितियां किस तरह की बनेगी, इसी पर जानकारी लेंगे। रवि जी, जिस तरह से आज शपथ ग्रहण समारोह है, ओम बिरला भी वहां पर पहुंचेंगे, पहले तो इस शपथ ग्रहण समारोह को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 17 देशों के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, फिर उसके बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध किस तरह के आने वाले समय में रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि जब बीएनपी की सरकार पहले हुआ करती थी 20 साल पहले, उस समय पे कहीं ना कहीं जो जमात इस्लामी था, उस इस्लामी जो जमात इस्लामी की जो समर्थन से ही सरकार बनी हुई थी। लेकिन अब फिलहाल बीएनपी 20 साल बाद दोबारा सत्ता में आई है
और इस समय पे तारिक रहमान पर बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वहाँ की जनता ने जिस प्रकार से बम्पर वोट बीएनपी को दिया है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथ से बांग्लादेश के लोग निकलना चाहते हैं। और जो माहौल पिछले समय से चल रहा है अंतरिम सरकार में, जिस प्रकार से वहाँ पे माहौल खराब हुआ है, तो उसको अब लोग चाहते हैं कि प्रगति की राह पे आगे बढ़े। और 1200 लोगों को देश विदेश से बुलाया गया है। भारत की तरफ से भी ओम बिरला वहाँ पहुंच रहे हैं, वही विक्रम मिश्री जो कि हमारे विदेश सचिव है भारत के, वो भी वहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि कहीं ना कहीं अब रिश्ते सुधरने की उम्मीद है। और खासकर हिंदुओं का जो कत्लेआम चल रहा था उस पर अब रोक लग सकेगी, क्योंकि तारिक रहमान की जो सरकार बनी है, जो बीएनपी की सरकार बनी है, ये पूरे अपने बलबूते में बनी है। और खासकर जो जनता ने रवि जी, बांग्लादेश की तारिक जनता ने रहमान वोट को दिया लेकर है। इस तरह से अटकलें तो लग रही हैं कि बहुत कमी आएगी, जो अल्पसंख्यकों के साथ वहां पर व्यवहार हो रहा है। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीएनपी पार्टी जमाते इस्लामी के साथ भी गठबंधन में रही है, और जमाते इस्लामी का लिंक लगातार आप देखिए पाकिस्तान के साथ भी रहा है। तो मानसिकता को बदलने में भी समय लग सकता है। बिल्कुल आशा जी, ये बात समझने वाली है कि जमाते इस्लामी और बीएनपी का गठबंधन 20 साल पहले हुआ करता था, लेकिन अब इस बार दोनों आमने सामने थी। और पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की सेना का पूरा समर्थन कहीं ना कहीं कट्टरपंथी जमात को था। लेकिन बीएनपी क्योंकि अपने दम पर जीती है और अब सत्ता में आई है, तो ऐसे में इस बार वैसे हालात बनने मुश्किल है। और मुझे लगता है क्योंकि बांग्लादेश फर्स्ट का जो नारा दिया है तारिक रहमान ने, उसमें उसे भारत को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर वो चीन के भरोसे बैठ जाए तो मुझे लगता है शायद वो भी लेकिन चाहता तारिक है रहमान कि के उस बयान को भी भूला नहीं जा सकता है रवि अरोड़ा जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना तो दिल्ली ना तो पिंडी, सबसे पहले हम ढाका की, बांग्लादेश की बात करेंगे, जिसमें आप बांग्लादेश फर्स्ट की बात करें। लेकिन ट्रेड वॉर जिस तरह से अब शुरू हो चुका है कि भारत पर 18% का टैक्स है और 0% पर बांग्लादेश का, वहां से क्या लगता है कि रिश्तों में खटास आएगी या फिर नजदीकियां बढ़ेंगी? जी, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हालात सुधरेंगे, क्योंकि भारत के विदेश सचिव वहां पहुंचे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है भारत की तरफ से, देखिए भारत का एक ही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और भारत पड़ोसियों के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते सुधारने में पहल करता आया है। ऐसे में बांग्लादेश, जबकि मोहम्मद यूनुस सरकार ने जिस प्रकार से चाइना में जाकर भारत की 7 सिस्टर्स की बात की थी, जिस प्रकार से खुद को समुद्र का राजा बताया था, जिस प्रकार से उसने कहा था कि कहीं ना कहीं चिकन नेक को काटने की कोशिश की गई थी, तो ये सब जो हालात थे उनमें शायद सुधार आएगा। और बहुत आने बहुत वाले धन्यवाद टाइम में रवि अरोड़ा जी जुड़ने के लिए। तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार आएगा, लेकिन देखना बहुत अहम रहेगा कि आने वाले समय में परिस्थितियां किस तरह से बन जाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी अपडेट आपको दिखाते चले, जहां पर भारत के दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और आप देखिए एआई समिट को लेकर भी किस तरह से बड़ी बात चल रही थी, लेकिन अब राफेल डील को लेकर क्या कुछ यहाँ पर अपडेट है वो आपको सामने रख देते हैं। क्योंकि मुंबई में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत किया गया है। भारत के दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और सीएम फडणवीस ने भी एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। तो पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया और भारत में स्वागत की बात कह दी। प्रधानमंत्री ने मैक्रो का यहाँ पर भारत में स्वागत किया है और आपसी रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का इंतजार है, इस तरह से अपनी बात लिखी है। और मैक्रो ने भी भारत यात्रा पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 17 से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर मैं रहने वाला हूं, लेकिन ये दौरा काफी अहम रहने वाला है और भारत फ्रांस में आज यहाँ अहम डील हो सकती है, जिसमें भारत फ्रांस के बीच में 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील हो सकती है। दोपहर 3:15 पर एक बैठक है, दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिलेंगे, उसके बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी होगी। और ये तैयारियां लोक भवन के अंदर की गई है मुंबई में, जहां राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ ये चौथी मुलाकात होगी भारत में जब से पीएम है और मैक्रोन का दौरा है। मुंबई का पहला, भारत का चौथा। और अपनी पत्नी ब्रिगेड मैक्रोन के साथ जब वो देर रात 11:30 के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं, तो उनका स्वागत वहां पर मुंबई के अंदर ही मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। राज्यपाल साथ थे, दूतावास के जो अधिकारी थे वो साथ उनके थे। और भारत फ्रांस रिश्तों को एक बड़े अध्याय के तौर पर यहाँ से शुरुआत मिलेगी, होगी, नई हिस्ट्री लिखी जाएगी, नई तारीख होगी जो यहाँ से रकम होगी, जो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की एक राय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक कि ये दौरा भारत और फ्रांस की जो रणनीतिक साझेदारी है उसमें नई रफ्तार देने का काम करेगा। 19 फरवरी को यात्रा समाप्त होगी, आज मुलाकातें होंगी, कल दोनों जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे, एआई इम्पैक्ट समिट का हिस्सा बनेंगे, जहां पर जो मुख्य रूप से 13 स्पीकर्स हैं उनमें से एक मैक्रोन का नाम भी है, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को संबोधन करना है।
जहां खुद प्रधानमंत्री कल 5 बजे इसका उद्घाटन औपचारिक रूप से कर चुके हैं। दूसरी तरफ नजरें इस बात पर भी हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो 3.25 करोड़ से प्लस की डील है, जिसमें 114 या इसके आसपास जो राफेल है, भारत के अंदर स्टार्टअप, स्ट्रेटेजिक टाइज, इस पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और भारत और फ्रांस के बीच ये कोई पहला अवसर नहीं है। आप सबको याद होगा 2019-20 में पहली डील, उसके बाद 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत को मिले। और जब मैक्रोन पहुंचे तो गर्मजोशी से उनका स्वागत तो किया गया, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो लिखते हैं एक्स पर उनका पोस्ट है कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और आगे ले जाने के लिए मुंबई से नई दिल्ली तक 3 दिन मेरे साथ हैं। बिजनेस लीडर्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कल्चरल और डिजिटल जो प्लेयर्स हैं, जो इंडिया और फ्रांस के बीच रिश्तों को असली और ठोस जिंदगी देते हैं। साथ मिलकर हम अपने कॉपरेशन को और भी आगे बढ़ाएंगे। कल मिलते हैं मेरे दोस्त प्रधानमंत्री को टैग करके। और गर्मजोशी से स्वागत हम बार बार क्यों कह रहे हैं? क्यों एक्स पर एक राष्ट्रपति पोस्ट करता है तो इसका जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से एक्स पर ही दिया गया, जिसमें न केवल उनका स्वागत किया गया बल्कि 3 दिन की यात्रा का जो उद्देश्य है वो दोनों देशों के प्रमुख कैसे पूरा करेंगे। AI समिट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक दोनों देश इकोनॉमी में, बिजनेस में, इंडस्ट्रियल एरिया में, कल्चरल और डिजिटल प्लेयर्स के साथ मिलकर काम होगा। भारत प्रधानमंत्री के मुताबिक जब उनका जवाब एक्स पर आया कि भारत आपके आने और हमारे आपसी रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का इंतजार कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी बातचीत से अलग अलग सेक्टर्स में सहयोग और मजबूती होगी और दुनिया भर के अंदर तरक्की में मदद मिलेगी। मुंबई में और बाद में दिल्ली में मिलते हैं मेरे दोस्त। ये जवाब एमेनुअल मैक्रोन के एक्स पर की एक पोस्ट का आया, जिससे एक पता चलता है कि रणनीतिक साझेदारी तो है, लेकिन पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी दोनों प्रमुखों के रिश्ते कितने मजबूत हैं। आशा, सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल डील पर नजर है कि राफेल डील अगर होती है तो भारत को कितना फायदा होगा, क्योंकि F3, F4 और F5 में अंतर जानना भी जरूरी था कि आखिर जो भारत राफेल को लेकर लगातार अपनी बात रख रहा है, जब वो डील हो जाती है तो कितना फायदा भारत को रहेगा, क्योंकि पुराना है लेकिन पूरी तरह से ऑपरेशनल वर्जन है। एयर टू एयर यहाँ और एयर टू ग्राउंड हमले में सक्षम है, न्यूक्लियर मिशन भी कर सकता है। ये फ्रांस के लिए आप देखिए बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है, लेकिन भारत के लिए उससे भी ज्यादा है। तो फिर यहाँ AESA रडार और आधुनिक मिसाइल सपोर्ट भी है। भारत को F3 पर आधारित कस्टम वर्जन F3R मिले हैं। तो अब आप देखिए जिस तरह से भारत को सुपर राफेल फाइटर जेट अगर मिल जाते हैं, जिस तरह से मिल गए हैं, तो फिर भारत आगे किस तरह से बढ़ेगा, क्योंकि भारत पहले से ही आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। और जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान परिस्थितियां बनी, लेकिन भारत ने अपना दमखम दिखाते हुए हथियारों से लैस अपनी सेना को आगे बढ़ने का मौका दिया और मुंहतोड़ जवाब दुश्मन को दिया। लेकिन अब राफेल डील पर भी देखिए चर्चा किस तरह से हो सकती है। चलिए एक और बड़ी खबर, यूपी में यहां SIR को लेकर घमासान तेज हो गया है। ये बड़ी अपडेट है, जहां सपा नेता शिवपाल यादव ने निशाना साध दिया है और अब सरकार पर सवाल उठा दिए गए हैं। कह दिया गया है कि फॉर्म 7 को भाजपा के लोग ही बांट रहे हैं और ये सरकार यहां पर पूरी तरह से काम करवा रही है। कल आपने देखा कि अखिलेश यादव की तरफ से अपने कार्यालय के अंदर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सीधा सीधा चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया। आज शिवपाल यादव की तरफ से भी उसी बात को दोहरा दिया गया है। यही बात कल शाम को अखिलेश यादव की तरफ से कही गई थी कि फॉर्म 7 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से बांटा जा रहा है, क्योंकि डर है कि उनके वोट कट जाएंगे, उनके लोगों के वोट कटेंगे। उसी को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए किस तरह के हालात अब उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। यानी कि 2027 को लेकर जो एक बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से बुनी जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। कल आपने देखा अखिलेश यादव यहां तंज कसते नजर आए, आज शिवपाल यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। SIR को लेकर पूरी तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि SIR सही तरीके से नहीं हो रहा, पुनरीक्षण को करने की जरूरत थी, लेकिन चुनाव आयोग जो काम कर रहा है मिली भगत से कर रहा है। ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए। देखिए फॉर्म 7 को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये फार्म बांट रहे हैं और सरकार करा रही है। और मुझे तो ये भी मालूम है लखनऊ में कहाँ छप रहे, नोएडा में कहाँ छप रहे और छप के सरकार बंटवा रही है। तो ये सब सरकार ही करा रही है। और देखिए जहाँ जहाँ BLO ठीक काम कर रहे हैं वहाँ पर BLO को हटाया भी जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग धमका भी रहे हैं
कहीं कहीं पिटाई भी करी है और थाने में जाओ तो एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो ये सरकार करा रही है कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आंखों में धूल जमी हुई है। अगर कहीं सबसे अच्छा काम हुआ है तो जेपीएनआईसी और रिवर फ्रंट लखनऊ में काम हुआ है। तो इनको काम तो कराना नहीं है, कहीं पर भी इन्होंने काम कहीं इनको कराना नहीं है। एक और बड़ी खबर, जहां बिहार विधानसभा में हंगामा देखने को मिला है। ये बड़ी अपडेट, जहां पर रामविलास पासवान को लेकर ये बड़ा हंगामा हुआ है, क्योंकि अभद्र टिप्पणी का भी इस्तेमाल किया गया। बेचारा कहे जाने पर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। रामविलास पासवान को लेकर ये बड़ा हंगामा, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर एलजेपी की तरफ से ये बड़ी मांग रखी गई थी कि तेजस्वी यादव को सामने आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जाहिर तौर पर रामविलास पासवान के लिए ये यहाँ पर आप देखिए अमान्य नहीं माना जा सकता। यानी कि आप हंगामा जिस तरह से हुआ है, तेजस्वी को सामने आने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है, और एलजेपी आरजेडी पर पूरी तरह से हमलावर है। आज विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ है और विधानसभा की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह की कार्रवाई चल रही है। क्लस्टर किचन के माध्यम से स्कूलों में जो खाना पहुंचाया जा रहा है वो गुणवत्ता विहीन है और ठंडा खाना पहुंचाया जाता है। सरकार का जवाब था स्वीकारात्मक है, फिर विद्या भी है। अब सरकार कहती है कि जिसका अनुपालन ठीक है, एनजीओ सप्लाई कर रहा है। इसमें मेरे दो पूरक हैं सर। एक सरकार कहती है कि गुणवत्तापूर्ण गर्मा गर्म खाना पहुंचाया जा रहा है। ये जो गर्मा गर्म है, इसका टेम्परेचर नापने के लिए क्या सरकार के पास सेंट्रलाइज्ड कोई थर्मामीटर है? नंबर 1। दूसरा, आप सरकार रसोइया को बहाल करके रखी है स्कूलों में, 2 से 7 है छात्रों के संख्या के अनुसार से। जब आपके पास रसोइया है तो क्या सरकार ये जो क्लस्टर किचन बाहर में बिठा के रखी है एनजीओ के माध्यम से, हम अब वही एनजीओ हमारे पास जो रसोइया उसको यूज करके स्कूल में ही खाना बना सकता है कि नहीं? ये दो मेरे पूरक है सर। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक गुणवत्ता का प्रश्न है तो उसके लिए हम लोगों ने अच्छी संस्थाओं से थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया जाता है। इस आलोक में जो थर्ड पार्टी हम कहना चाहेंगे, जैसे चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग CIMP पटना से, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आदरी से, ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज LN मिश्रा इंस्टीट्यूट जो है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट। कृपया तख्ती हटा लें, कृपया तख्ती हटा लें। क्वेश्चन आप चलने दीजिए। महोदय बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठिए। चलिए आपने पूछता हूँ, बैठिए बैठिए। राजू जी वहां गई बात, बैठ जाइए। अब डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठिए आप लोग, बैठिए प्लीज बैठिए। माननीय मंत्री कृपया बैठ जाए, तख्ती हटा दें। अध्यक्ष महोदय, खंड का हो गया, बैठिए ना, बहुत हो गया। खंड 2 का आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 4081 अब बैठ जाइए। 4081 दिनांक 14/11/25 के द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों बिहार लोक कृपया सेवा। बैठ जाए, क्वेश्चन अब चलने दीजिए। राजू तिवारी से आग्रह है, सारी बातें आपके आ गई है, आप विश्राम मत कीजिए। उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त महाविद्यालय अध्यापकों को महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता या वार्षिक वेतन वृद्धि को HRMS पोर्टल पर अद्यतन कार्रवाई करने संबंधी पत्र निर्गत किया जा चुका है। साथ ही विभागीय आदेश ज्ञापन 3068 दिनांक राजू तिवारी।
चलिए तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से बिहार में विधानसभा चल रही है, लेकिन हंगामे का दौर शुरू हो चुका है। मिड डे मील को लेकर सवाल उठ रहा है कि स्कूलों के अंदर जो खाना परोसा जा रहा है वो गर्म परोसा जा रहा है, अच्छा परोसा जा रहा है कि नहीं, उस पर सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है। सवाल भी जवाब भी वहां पर चल रहा है। लेकिन सीधा आपको देहरादून लिए चलेंगे, जहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए, मैराथन वहां पर हुआ है, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं। मैं एक जिम्मेदार नागरिक एवं चालक होने के नाते ईश्वर संविधान को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं सदैव नियमों का पूर्ण पालन करूंगा तथा सुरक्षित एवं वाहन चलाऊंगा। मैं वाहन चलाते समय शराब, नशीले पदार्थों, तंबाकू अथवा किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करूंगा। मैं कभी भी नशे की अवस्था में वाहन नहीं चलाऊंगा और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकूंगा। मैं तेज गति, ओवरलोडिंग, मोबाइल फोन के उपयोग तथा लापरवाही से वाहन चलाने से पूर्णतः परहेज करूंगा। मैं सदैव बेल्ट, हेलमेट एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करूंगा तथा यात्रियों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने वाहन की नियमित जांच करूंगा ताकि वह सड़क पर सुरक्षित रूप से चलने योग्य बना रहे। मैं सड़क पर पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों, बुजुर्गों, बच्चों एवं दिव्यांगजनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखूंगा। मैं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाऊंगा और सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति का संदेश समाज तक पहुंचाऊंगा। मैं यह संकल्प अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के हित में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाने का वचन देता हूं। जय हिंद। चलिए तो फिलहाल पर्यावरण संरक्षण के लिए मैराथन का फ्लैग ऑफ किया गया है। पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान भी चलाया गया है, जिसमें आम जनता को, लोगों को, युवाओं को ये पाठ पढ़ाया गया है कि जब आपको गाड़ी चलानी है तो किन नियमों का पालन आपको करना जरूरी रहेगा। यानी कि शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ, आम लोगों को जागरूक किया गया है कि रोड सेफ्टी वीक चल रहा है और रोड सेफ्टी के लिए आपको नियम कानूनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी रहेगा। लेकिन फिलहाल मैराथन वहां पर हुआ है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ये मैराथन वहां पर चल रहा है, जिसे फ्लैग ऑफ किया गया है और कुछ ही देर में आप देखिए किस तरह से हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके बाद इस मैराथन को आगाज कर दिया जाएगा। लेकिन अब आप देखिए इसका जिस तरह से फ्लैग ऑफ हो गया है तो संरक्षण के लिए मैराथन का ये फ्लैग ऑफ किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सबसे बड़ा आप देखिए नाम दिया गया है, यानी कि पेड़ लगाने और पेड़ काटने को लेकर भी एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि अगर पर्यावरण के साथ आप मिलकर चलते हैं तो आने वाली पीढ़ी आपकी बहुत बेहतर तरीके से रह सकती है। उसके साथ ही आपको बताते चलें कि आप देखिए छोटे छोटे बच्चे वहां पर पहुंचे हुए हैं, बच्चियां वहां पर पहुंची हुई हैं और इन बच्चों को, युवाओं को अगर आप पाठ पढ़ाते हैं तो आगे जाकर किस तरह के हालात बनेंगे वो सबके सामने। देखिए अब आप यहाँ किस तरह से हरी झंडी दिखाकर इसे फ्लैग ऑफ किया जा रहा है।
मैराथन की शुरुआत की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए मैराथन का ये फ्लैग ऑफ हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, जो वहां पहुंचे हुए हैं, शिरकत की है और इससे पहले उन्होंने शपथ दिलाई है कि जब आप रास्ते पर अपनी गाड़ी चलाते हैं तो आपको मानकों का ख्याल रखना होगा। हेलमेट पहनकर आपको 2 पहिया गाड़ी चलानी है और 4 पहिया के लिए आपको सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी रहेगा। और ये देखिए फ्लैग ऑफ हो गया है वहां पर और उसके बाद मैराथन का आगाज कर दिया गया और अब पर्यावरण संरक्षण को लेकर ही कार्रवाई को तेज किया गया है और साथ ही साथ सड़क सुरक्षा नियमों का भी पालन करना उतना ही जरूरी है जितना कि पर्यावरण को अनुकूल बनाकर रखना। तो फिलहाल ये तमाम आला अधिकारी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये फ्लैग ऑफ किया जा रहा है, जिसमें आप देखिए 2 थीम आज रखे गए हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक थीम रखा गया है, दूसरा रखा गया है रोड सेफ्टी वीक को लेकर भी, यानी कि सड़क सुरक्षा अभियान भी चल रहा है। तो सड़क सुरक्षा परिवहन को लेकर भी काम करना बहुत जरूरी है और उत्तराखंड के अंदर सरकार इन मानकों का ख्याल रखते हुए जनता को जागरूक कर रही है। रोड सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम भी है, अभियान सड़क सुरक्षा अभियान भी, और पर्यावरण को भी कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है इस बात को सुनिश्चित किया जाए। 3000 से अधिक लोग जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा है। ग्रीन फ्लैग दिखाकर थोड़ी देर पहले तमाम लोगों को रवाना किया गया, जिनको 2.5 किलोमीटर दौड़ के लिए सरकार की तरफ से तैयारी की गई है स्थानीय स्तर पर, और टॉप 10 को सरकार की तरफ से इनाम राशि भी वितरित की जाएगी ठीक 1 घंटे के बाद। चले आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर उत्तर प्रदेश आपको लिए चलेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है और प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। 200 से भी ज्यादा नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन का ऐलान किया था और तौहीद खान, तनुज पुनिया, उनके साथ ही कई पार्टी के नेता हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। विधान भवन को घेरने की तैयारी में यहां उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस है और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है। तो फिलहाल बताते चले कि 200 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन आज आप देखिए बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस यहां पर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गई है। एक तरफ आपने देखा बजट सेशन चल रहा था, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा दी और बजट को लेकर ये कह दिया कि विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ नई राह को लेकर ये काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आप देखिए एक एक करके किस तरह से सवाल दाग रही है। आज प्रदर्शन जो हुआ है बुलडोजर कार्रवाई पर हुआ है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से विधानसभा घेराव का प्लान बनाया गया था, लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को घरों के अंदर नजरबंद रखा है, हाउस अरेस्ट किया है, जो कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जानकारी दी गई है। विधानसभा सत्र भी चल रहा है और ऐसे में नेताओं को हाउस अरेस्ट सुबह 6:30 बजे के बाद किया गया, जो कांग्रेस बता रही है। अजय राय जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में आज तमाम जगहों पर हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। कल से वैसे कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिशियल दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, वहां पर भी बहुत सारे लोग रात से इंतजार कर रहे थे, सब जाएंगे। और इस बीच कई पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद, विधायक जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज के कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और प्रदेश भर के अंदर इस प्रदर्शन को तैयारी की गई है। बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी, होगा, लेकिन शुरुआती 3 से 4 घंटों में किसी भी तरीके से इजाजत नहीं मिली है। कांग्रेस के हेडक्वार्टर में लखनऊ में, जहां बड़ी संख्या में पार्टी के नेता अजय राय के नेतृत्व में होने वाले इस प्रदर्शन के लिए जमा तो हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी है इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि विधानसभा सत्र चल रहा है, हंगामा वहां पर भी हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है और उस पुनर्निरीक्षण के साथ 3 महीने पहले शुरू होने वाली प्रक्रिया पर भी हंगामा अंदर और बाहर दोनों जगहों पर, बजट सत्र के दौरान भी। और जब आप सबको याद होगा कि राज्यपाल अभिभाषण दे रही थी, जब वो पढ़ रही थी, तो उस समय भी कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए थे। अब दूसरी तरफ आप देखिएगा तो पिछले 3 से 4 वर्षों में जब से सरकार ने जिम्मेदारी दूसरी बार संभाली थी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कई एक जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुआ, कोर्ट के आदेशों के बाद भी हुआ, पहले भी की गई, जिसको सरकार के मुताबिक सही जगहों पर सही समय पर उचित कार्रवाई की गई। विपक्ष इसको अलग अलग जगहों पर, चिन्हित जगहों पर पिक एंड चूज वाली पॉलिसी करार देता है, जिसमें उनके मुताबिक कई ऐसे लोगों के साथ अन्याय किया गया जो सरकार तक या फिर अदालतों तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। चलिए, तो आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस वहां पर लगा दी गई है उत्तर प्रदेश की, लेकिन बैरिकेडिंग्स को भी आप देखिए किस तरह से लगाया गया है और रोकने की कोशिश की गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को। चलिए, इस वक्त हमारे साथ गौरव पांडे जुड़ गए हैं। गौरव, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो धरना प्रदर्शन किया गया है रास्ते में ही रोका गया है। अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास?
गौरव, आवाज आ रही है? बिल्कुल, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, जवाब दीजिए। मैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे कांग्रेस सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता है। ये सभी विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं और विधानसभा कूच करने से पहले इनको भारी पुलिस बल का सामना करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ साथ बड़ी बात यह है कि पुलिस विधानसभा सत्र का आज 9वां दिन है और खासकर श्री राम जी जो कानून लाए ला रही है सरकार, उसको लेकर के ये विशेष तौर पर ये बड़ा प्रदर्शन है और विधानसभा के लिए कुछ कर रहे हैं। ये सभी आप तस्वीरों के साथ देख सकते हैं। जिधर देखेंगे वही है, बैरिकेड लगा कर रखा हुआ है। विधानसभा नहीं भेजना है, किसी तरीके से स्पष्ट निर्देश है के पास। और सबसे बड़ी बात यही कि कानून जो लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से, उसको न लागू किए जाने, न किसी भी तरीके से लागू ना हो, इसको लेकर के बड़ा प्रदर्शन आज अजय राय के नेतृत्व में हो रहा है। जी लेकिन गौरव, अब जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा था कि मनरेगा का नाम जो बदला गया है उसमें लोगों के साथ भेदभाव किया गया, उसमें कांग्रेस पूरी तरह से सरकार के खिलाफ नजर आई, और लेकिन आज जो प्रदर्शन हुआ है वो कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई पर हुई है। और सवाल कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये भी दागा जाता है कि पिक एंड चूज होता है। तो आज जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या सरकार की पक्ष से कोई प्रतिक्रिया या बयान कोई सामने आया है? देखिए, सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एक ही प्रतिक्रिया स्पष्ट है कि विधानसभा तक कांग्रेसियों को पहुंचने नहीं देना है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बुलडोजर प्रक्रिया के साथ साथ एसआईआर के फॉर्म 7 की प्रक्रियाओं में गड़बड़ी को लेकर के, जी राम जी कानून को लेकर के और तमाम कई मामले ऐसे हैं जिनको लेकर के आज ये कांग्रेस का गुस्सा फूटा है। बीते दिन भी आराधना विश्वा मोना ने जब प्रश्नकाल के दौरान ये सवाल उठाए तो सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, जिसको लेकर के सदन में भी हंगामा हुआ। और आज फिर सदन के बाद सड़क पर आज कांग्रेसी हैं और सभी विधानसभा की ओर कूच करने का प्रयास कर रहे हैं। कई मामलों को लेकर के बुलडोजर कार्रवाई जरूर अहम है, इसके साथ साथ जी राम जी कानून, साथ ही साथ एसआईआर फॉर्म 7 की गड़बड़ियां और तमाम मामलों को लेकर के विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं आज। गौरव, क्या इसको औपचारिक रूप से एक ऐलान भी माने 2027 का कांग्रेस की तैयारियों का या इलेक्शन कैंपेन की तरफ पहला कदम? बिल्कुल, देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से ठीक पहले हर दल अपना प्रयास कर रहा है जान फूंकने का, और उसमें कांग्रेस भी प्रमुख है। और जाहिर है कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का एक बड़ी अच्छी नेटवर्किंग देखने को मिली और कहीं ना कहीं सरकार के पसीने छूटने का काम किया लोकसभा चुनाव में। और विधानसभा चुनाव बेहद मुख्य है और इस बार की रणनीति ये भी तय करेगी कि आखिरकार गद्दी किसकी होगी, और गद्दी की ही लड़ाई है और जमीन पर उतरे हैं कांग्रेसी आज। जी लेकिन गौरव, इसमें तो सवाल ये आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी सीटें कितनी देगी कांग्रेस को। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जुड़ने के लिए। और फिलहाल 2027 की तैयारी के लिए कांग्रेस अब जमीन पर उतरी हुई है। लेकिन आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको बिहार लिए चलेंगे, जहां पर पटना में नीट छात्रा मौत मामले को लेकर जांच और तेज कर दी गई है। सीबीआई ने महिला दारोगा से 3 घंटे तक पूछताछ की है और बीते दिनों शंभू होटल से ही यहाँ आप देखिए किस तरह से पहुंचकर कार्रवाई को तेज किया गया था। शंभू होटल में यहाँ सीबीआई की टीम पहुंची थी, सिट की टीम पहुंची थी और आधिकारिक घटनाओं पर विपक्ष लगातार हमलावर है, जिसमें पप्पू यादव ये बयान दे रहे हैं कि अगर इस तरह से इंसाफ नहीं हुआ, सीबीआई के जरिए इंसाफ नहीं हुआ, सिट के जरिए इंसाफ नहीं हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये कोई यहाँ आत्महत्या नहीं थी, ये सोची समझी साजिश थी और साजिश के तहत हत्या का ये मामला है। तो बिहार में अपराधियों पर भी कार्रवाई कर रही है सरकार की तरफ से, ये बड़ा बयान जारी किया गया और सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि हर पहलू पर जांच होगी, गुत्थी को सुलझाने की कोशिश होगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से तंज कसने का सिलसिला अभी भी जारी है, आरोप लगाने का सिलसिला अभी भी जारी है कि सीबीआई और सिट की तरफ से अगर कार्रवाई को सही से अंजाम नहीं दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। और याद रखिएगा, इस सीबीआई की जांच में पहले भी कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। अब चित्रकूट नगर थाने में तैनात जो दारोगा हैं रीता कुमारी, उनसे कई घंटों तक पूछताछ हुई है। खबर ये भी है कि इस पूछताछ के दौरान और भी संदेह बढ़ गया, जब पूर्व थानेदार के बयान से आज दारोगा से जब पूछताछ हो रही थी तो उनके बयान बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे, उनकी बातें, उनके स्टेटमेंट्स मिसमैच थे। और जानकारी के मुताबिक दारोगा रीना कुमारी जो कई सवालों का जवाब दे पाई, कई का नहीं, कई जगहों से बचते हुए नजर आई, और एसडीपीओ सचिवालय जिनके बयान के मुताबिक पूरी तरीके से किसी भी बयान को जो पहले लिए गए थे अब भी मैच होते हुए दिखाया नहीं दिया। खास तौर से घटना की सूचना मिलने के समय मौके पर जब पुलिस सक्रिय थी,
छात्रा की जो वास्तविक स्थिति थी उसको देखते हुए फिर अस्पताल ले जाने का निर्णय किसने लिया, ये सारी चीजें शुरुआती जांच में पूछी गई। कौन कौन से कदम बच्ची को बचाने के लिए, छात्रा को बचाने के लिए लिए गए, बयान अलग अलग है, विरोधाभास है और इसलिए संदेह पड़ रहा है। मनीष पांडे जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, जिस तरह से सरकार तो कह रही है कि भाई सीबीआई और सिट का गठन कर दिया गया है, ये तमाम साक्ष्य को खंगालने की कोशिश हो रही है और एक एक करके पूछताछ हो रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि अगर सही से कार्रवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। देखिए, यही विपक्षी पार्टी जो थे शुरू से ही सीबीआई की मांग कर रहे थे और जब सीबीआई इसमें एंट्री कर चुकी है तो विपक्ष पार्टी फिर से इस मामले में राजनीति कर रही है। एक बात तो तय है कि देखिए सीबीआई दर की अगर बात करें तो हर पहलू को जांच करना चाहती है, चाहे समूह गर्ल्स हॉस्टल से अगर बातचीत की शुरुआत करें तो वहां से भी समथिंग जो नीट छात्रा की थी वो जाने का काम किया है। वही अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो जहानाबाद की जो नीट छात्रा थी तो उनके परिजनों से भी, उनके माता पिता से भी बंद कमरे में सीबीआई की लमसम 3 घंटे के आसपास बातचीत हुई। उनके भाई के संभावित सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि जो उनके भाई हैं, जो नीट छात्रा के भाई हैं, उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया है सीबीआई ने। वहीं अगर बात करें तो इस मामले में जो थाना अध्यक्षा जो थी चित्रकूट नगर थाने की, पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि भाई ये तो आत्महत्या थी नहीं, ये तो बहुत ही सोच समझकर हत्या यहाँ पर की गई है। ये तो सीधा सीधा राबड़ी देवी भी कह रही हैं कि मैं जानती हूँ क्या कुछ यहाँ पर घटा है। तो ये क्या लगता है कि मुद्दे को जोड़कर राजनीति करने की कोशिश हो रही है या फिर संतुष्टि जाहिर करनी चाहिए क्योंकि सीबीआई ने पूरी तरह से मामला टेक ओवर कर लिया है, सिट वहां पर पहुंच गई है? देखिए, ये मामला शुरू से ही कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने साफ शब्दों में सीबीआई की मांग की थी, जो कि सरकार ने सीबीआई की सिफारिश भी कर दी थी। अब तो सीबीआई की एंट्री भी हो चुकी है। एक तरफ राबड़ी देवी का ये कहना है कि इसमें नीतीश सरकार के जो मंत्री हैं या उनका बेटे को फंसाने की प्रयास हो रही है। वहीं सरकार तो इन्होंने साफ शब्दों में इतना तक कह दिया कि अगर आप उस व्यक्ति का नाम ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जुड़ने के लिए। तो फिलहाल पटना के अंदर आप देखिए सियासत चरम पर है, लेकिन देखना ये होगा कि सीबीआई और सिट जिस तरह से कार्रवाई को अब तेज करे हुए हैं, किन किन लोगों के नाम सामने आएंगे और विपक्षी पार्टियों की तरफ से रिएक्शन क्या कुछ रहेगा। न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।